हेलो बच्चों, ये हमारा इंटर क्लास का पहला चैप्टर चल रहा है जिसमें प्रिजनल और अलैंगिक जनन में पढ़ा चुका हूँ। ये आप जाकर पीछे दो लेक्चर है उसमें देख लीजिए। आज का हमारा टॉपिक है लैंगिक प्रिजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। होता क्या है? रिप्रोडक्शन की वह प्रक्रिया जिसके अंदर युग्मक बनते हैं, उस प्रक्रिया को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो ये जो युग्मक जो होते हैं, नर के अंदर अलग बनता है और मादा के अंदर अलग बनता है। जो युग्मक नर के अंदर बनता है उसको हम नर युग्मक कहते हैं, और जो युग्मक मादा के अंदर बनता है उसको हम मादा युग्मक बोलते हैं। इसको देखते हैं। नर युग्मक, नर युग्मक यानी इसको बोलते हैं हम मेल गेमेट। मेल गेमेट नर युग्मक को हम बोलते हैं ह्यूमन के अंदर स्पर्म, और मादा युग्मक को यानी इसको हम क्या बोलते हैं? फीमेल गेमेट। फीमेल गेमेट इसको हम बोलते हैं एक ओव्यूम। या इसको हम एक भी बोल सकते हैं। ठीक, यानी प्रजनन का वह प्रकार जिसमें गेमेट्स बनते हैं, उस प्रकार को हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। यह गेमेट्स दो तरीके के होते हैं, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट। मेल गेमेट मेल के अंदर बनता है यानी स्पर्म, ह्यूमन की बात कर रहा हूँ मैं, और फीमेल गेमेट जो बनता है फीमेल के अंदर बनता है, यानी इसको हम ओव्यूम या एग कह सकते हैं। अच्छा, ये जो सेल होती है, ये युग्मक है क्या? अगर हम बात कर रहे हैं या गेमेट या युग्मक, ये होते क्या हैं? या गेमेट हम किसको कहते हैं? होते क्या हैं? देखो, जनरली गेमेट जो होती है इसको हम बोलते हैं जर्मिनेटिव सेल। ये जो होती है स्पेशल टाइप की सेल होती है जिसको हम बोलते हैं जर्मिनेटिव सेल। जर्मिनेटिव सेल यानी वह सेल जो जन्म देती है, वह सेल जो किसी ऑर्गेनिज्म को जन्म देने में मदद करती है, उस सेल को हम जर्मिनेटिव सेल कहते हैं। यानी मेल गेमेट और फीमेल गेमेट कैसे सेल हैं? हमारी जर्मिनेटिव सेल हैं। जब ये दोनों सेलें आपस में मिलेंगी एक नई सेल बनेगी, उस नए सेल को हम जाइगोट कहते हैं, और जाइगोट आगे डेवलप करके क्या बनाएगा? एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो से नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है, ह्यूमन है या रैबिट है, सबका सेक्सुअल प्रोडक्शन करने का पैटर्न यही है। सब क्या करेंगे? गेमेट बनाएंगे। नर युग्मक अलग बनेगा, मादा युग्मक अलग बनेगा, मेल गेमेट अलग बनेगा, फीमेल गेमेट अलग बनेगा। फिर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कंबाइन हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और जुड़कर एक नई सेल बना देंगे। और उस सेल को, जो नई सेल बनी है, जिससे दो गेमेट मिलकर जो नई सेल बनी है, उस सेल को हम जाइगोट कहेंगे। और जाइगोट क्या करेगा? आगे डेवलपमेंट करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा, भ्रूण बनाएगा, और एम्ब्रियो में आगे जाके वृद्धि होगी और उससे नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पैटर्न होता है। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये पैटर्न क्या होता है? सेम ही होता है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो हायर एनिमल हो या लोअर एनिमल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबका पैटर्न सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेम ही होता है। अच्छा, पहले जर्मिनेटिव सेल समझ लेते हैं कि यह होता क्या है। यानी मैंने बताया था जर्मिनेटिव सेल जन्म देने वाली सेल। अब ये सेल कैसी होती है? जो जर्मिनेटिव सेल जो होती है हमारी, देखो सेल दो टाइप की हो सकती है, मैं आपको समझा सकता हूँ। सेल क्रोमोसोम के नंबर के आधार पर दो तरीके की होती है। एक होती है हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल, और एक होती है डिप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड सेल को स्मॉल n से लिखते हैं और डिप्लॉइड सेल को 2n से लिखते हैं। अब ये होता क्या है हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? तो इससे पहले हमें पीछे सेल का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है, तभी हम जाकर समझा सकते हैं कि हैप्लॉइड होता क्या है और डिप्लॉइड होता क्या है। जो कोई भी सेल है, मान लो ये कोई सी भी एक सेल है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है जिसको केंद्र कहते हैं। अब इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? क्रोमोसोम होते हैं, धागे नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं?
इन धागे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं क्रोमोसोम कहते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे 12th क्लास के ही। और हम ह्यूमन की बात कर लें, मनुष्य की बात कर लें, मनुष्य के अंदर जो केंद्रक होते हैं, केंद्रक के अंदर कुल 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। पेयर में हम क्यों काउंट करते हैं? क्योंकि ये जो क्रोमोसोम ये होते हैं ये डीएनए से मिलकर बने होते हैं, यही हमारा जेनेटिक मटेरियल है, यही जेनेटिक मटेरियल हमारे कैरेक्टर डिसाइड करता है, यानी हम किस तरीके के होंगे। और ये हम किससे मिलता है जेनेटिक मटेरियल? ये जेनेटिक मटेरियल हमें पेरेंट्स से मिलता है, यानी क्रोमोसोम हमें किससे मिलते हैं? अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। क्रोमोसोम कितने होते हैं ह्यूमन के अंदर? 23 पेयर के अंदर 23, यानी 23 हमें मेल से मिलते हैं, मेल का मतलब मदर, मेल का मतलब फादर, और 23 हमें मिलते हैं मदर से मिलते हैं अपने। तो इस तरीके से पेयर में रहते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया कितने क्रोमोसोम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर? 46 होते हैं, जिसमें 23 क्रोमोसोम मदर से और 23 क्रोमोसोम फादर से। यानी हमारे अंदर क्रोमोसोम का 2 सेट होता है, एक सेट हमें मदर से मिलता है और एक सेट हमें फादर से मिलता है। यानी पूरी बॉडी, जितनी हमारी बॉडी है उसके अंदर जो भी सेलें हैं, सब सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? हमारे 46 क्रोमोसोम होंगे, जिसमें से 23 क्रोमोसोम को के लिए रिस्पॉन्सिबल मदर होती है और 23 के लिए फादर होते हैं। अब जितने भी जर्मिनेटिव सेल होती हैं, जितनी भी जर्मिनेटिव सेल होती हैं, उनमें क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं? पेरेंट सेल के मुकाबले हाफ होते हैं, पेरेंट सेल के मुकाबले हाफ होते हैं। यानी ऐसी सेल जिसमें क्रोमोसोम नंबर आधा हो, क्रोमोसोम का नंबर क्या हो? आधा हो, उस सेल को हम क्या कहते हैं? डिप्लॉइड सेल कहते हैं। उस सेल को क्या कहते हैं हम? उस सेल को हम हैप्लॉइड सेल कहते हैं। ऐसी सेल जिसके अंदर क्रोमोसोम नंबर आधे हों पेरेंट सेल के मुकाबले, तो उस सेल को क्या बोलते हैं? हम हैप्लॉइड सेल कहते हैं। तो जितनी भी जर्मिनेटिव सेल होती हैं, यानी जन्म देने वाली सेल होती हैं, यानी मैं बात कर रहा हूँ गेमेट की, जितने भी गेमेट होते हैं सब कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। यानी उनके अंदर क्रोमोसोम का केवल एक ही सेट होता है, क्रोमोसोम का केवल एक ही सेट होता है। यानी जितनी भी जर्मिनेटिव सेल होती हैं वो कैसी होती हैं? एन होती हैं। देखो बॉडी के अंदर बस हमारी जो हैप्लॉइड सेल है बस जर्मिनेटिव सेल ही होती है, बाकी बॉडी के अंदर जितनी भी सेलें हैं, चाहे वो लीवर की है, ब्लड की है, बॉडी के कोई से भी ऑर्गन की है, सारी सेल कैसी हैं? हमारी डिप्लॉइड सेल है। बस जर्मिनेटिव सेल ही बॉडी के अंदर कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। यानी इसके अंदर क्रोमोसोम का केवल एक ही सेट होता है। हैप्लॉइड का मतलब कितने क्रोमोसोम होते हैं? स्पर्म के अंदर और एक के अंदर। अगर ह्यूमन की बात करें, यानी स्पर्म के अंदर केवल 23 क्रोमोसोम होंगे और एक के अंदर भी कितने क्रोमोसोम होंगे? 23 होंगे। तो ये अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लें हम अपनी बात कर लेते हैं, जितनी बाकी सेल को क्या बोलते हैं? सोमेटिक सेल बोलते हैं, सोमेटिक सेल। जैसे 2n, आप ह्यूमन की बात कर लें, ह्यूमन के लिए यानी मनुष्य के लिए, मनुष्य के लिए क्या होता है? 2n बराबर कितना होता है? 46। 2n का मतलब क्या हो गई? डिप्लॉइड सेल। 2n का मतलब कितना हो गया? डिप्लॉइड सेल। तो उसका n कितना होगा? n इसका क्या कर देंगे हम? इसका हाफ कर देंगे, तो 46 का हाफ कितना हो जाएगा? 23। और n का मतलब कौन सी सेल? हम किसकी बात कर रहे हैं? जर्मिनेटिव सेल की बात कर रहे हैं, यानी हैप्लॉइड सेल की बात कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, जर्मिनेटिव सेल या हैप्लॉइड सेल है, इसके अंदर क्रोमोसोम के नंबर हाफ होते हैं अपने पेरेंट सेल के मुकाबले। अगर मान लो जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म एक्स है, उसकी बॉडी के अंदर 40 क्रोमोसोम होते हैं। बॉडी का मतलब उसकी एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं? 40। तो ये क्या बता रहा? उसका 2n कितना है? 2n कितना है उसका? 40। तो वो जो युग्मक बनाएगा, जो एक्स ऑर्गेनिज्म का युग्मक बनाएगा, उस युग्मक के अंदर कितने क्रोमोसोम होंगे? यानी उसके अंदर n कितने होंगे? तो उसके अंदर n कितने होंगे? 20 होंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारी जर्मिनेटिव सेल होती है वो कैसी होती है? n होती है। जर्मिनेटिव सेल का मतलब जन्म देने वाली सेल, यानी गेमेट बनाने वाली सेल। उसके अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं? हाफ होते हैं। तो जितने भी हमारे गैमेट होते हैं सब कैसे होते हैं? वो हमारे हैप्लॉइड होते हैं। सब कैसे होते हैं? ये हमारे हैप्लॉइड होते हैं। बाकी पूरी बॉडी की सेल वो सब कैसी होती हैं? हमारी डिप्लॉइड होती हैं।
हैप्लॉइड का मतलब क्रोमोसोम का एक सेट, डिप्लॉइड का मतलब क्रोमोसोम के 2 सेट। ठीक है, इसको नोट कर सकते हो आप। चलो अब आगे चलते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक हम फ्लो डायग्राम देखते हैं, किस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। मान लो एक ये सेल है, ये नर युग्मक, ये कोई सेल है नर युग्मक। ठीक है, इसके अंदर क्रोमोसोम कितने हैं, कैसी है ये, हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है, हमें से ये कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। और ये बना दिया हमने मादा युग्मक, ये एक सेल है मादा युग्मक की, स्पेशल सेल होती हैं। ये भी कैसी सेल है, ये भी एन सेल है, यानी ये भी कैसी है, ये हैप्लॉइड है। अब ये जब दोनों सेलें नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते हैं तो एक स्पेशल सेल बनाते हैं। इस सेल को हम क्या कहते हैं, जाइगोट। इस सेल को क्या कहते हैं हम, जाइगोट। अच्छा, ये जाइगोट कैसा होगा, एन होगा 2n होगा। जाइगोट कैसा होगा हमारा, एन या 2n। देखो जाइगोट हमारा क्या होगा, 2n होगा, डिप्लॉइड होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर इधर से भी n आ रहा है, इधर से भी n आ रहा है, तो कितने n होगा, 2n होगा। ठीक है, अच्छा इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हमने, जब नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन। इस प्रक्रिया को कहते हैं हम निषेचन, या हम इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। अच्छा, फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन नोट कर लें, आगे काम में आएगी हमारे। निषेचन क्या है या फर्टिलाइजेशन क्या है, देखें। फर्टिलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है तथा एक नई सेल जाइगोट का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया को हम निषेचन कहते हैं। तो जाइगोट क्या होता है हमारा, एक स्पेशल सेल होती है जो कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। और यही जाइगोट चलकर आगे क्या बनाता है, इसके अंदर सेल डिवीजन होगा, यानी एक सेल से 2 सेल बनेंगी, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। इसके अंदर क्या होता रहेगी, ग्रोथ होती रहेगी, डिवीजन होती रहेगी। और जाइगोट क्या बनाएगा फिर, एम्ब्रियो, यानी जिसको हम भ्रूण बोलते हैं। और एम्ब्रियो से क्या बनेगा फिर बाद में, न्यू ऑर्गेनिज्म, या ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, ऑर्गेनिज्म। एक बार वो देख लें, नर युग्मक मादा युग्मक। नर युग्मक कहाँ बनता है, मेल के अंदर, मादा युग्मक फीमेल के अंदर। दोनों ही हैप्लॉइड सेल हैं, दोनों आपस में फ्यूज कर गई यानी मिल गई, क्या बनाया, जाइगोट। इस प्रक्रिया को क्या कह दिया हमने, निषेचन या फर्टिलाइजेशन। जाइगोट ने डिवीजन करा, डिवीजन करके कई सेल का स्ट्रक्चर बनाया, जिसको हमने क्या कह दिया, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो आगे चलकर क्या बनाता है हमारा, नया ऑर्गेनिज्म या नया जीव बनाता है। तो ये हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पैटर्न होता है। इसी पैटर्न को हर ऑर्गेनिज्म फॉलो कर, चाहे वो मनुष्य हो, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, यहाँ तक कि प्लांट में भी जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो भी इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, अगर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा प्रजनन कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वो इसी सीक्वेंस को फॉलो करेंगे जो मैंने आपको फ्लो डायग्राम बनाया है। इससे बहुत सारी डेफिनेशन हमारी क्लियर हो जाती है डायग्राम। अच्छा, मैं अगर हम अब बात कर लें ह्यूमन के अंदर, नर युग्मक को क्या कहते हैं, इसको हम स्पर्म कहते हैं। और ह्यूमन के अंदर मादा युग्मक को क्या बोलते हैं हम, एग कहते हैं, एग कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लैंगिक प्रजनन की विभिन्न व्यवस्थाएं, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनके अंदर कौन कौन सी स्टेजें आती हैं।
तो जो भी ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उनके अंदर 3 स्टेजें आती हैं। पहली स्टेज किशोर प्रावस्था, दूसरी स्टेज प्रजनन प्रावस्था और तीसरी स्टेज परिपक्व प्रावस्था। अगर हाँ किशोर अवस्था को एनिमल के लिए हम बर्ड देते हैं जुवेनाइल फेज, और प्लांट के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वेजिटेटिव फेज यूज करते हैं। अच्छा, ये तीनों होता क्या है, इन तीनों के अंदर होता क्या है कि हम किस तरीके से पहचानेंगे कि ये लैंगिक प्रजनन की ये अवस्था चल रही है। देखो, किशोर प्रावस्था लैंगिक प्रजनन ऑर्गेनिज्म की वह प्रावस्था होती है जिसमें युग्मक नहीं बन पाते हैं, युग्मक नहीं बनते हैं। सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म की वह प्रावस्था जिसमें वो ऑर्गेनिज्म युग्मक का निर्माण नहीं कर पा रहा है, तो इस प्रावस्था को हम क्या बोलेंगे, किशोर प्रावस्था कहते हैं। देखो, कोई सा भी ऑर्गेनिज्म होता है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा अपनी ग्रोथ बढ़ाता है, तो वो जन्म उसके अंदर ऐसी पावर, ऐसा नहीं होता कि वो जन्म से क्या बनाए, गेमेट बनाए। कोई भी ऑर्गेनिज्म जन्म से गेमेट का निर्माण नहीं करता है। तो यानी वह व्यवस्था जो जिसमें मतलब बिल्कुल गेमेट नहीं बना, तो उस व्यवस्था को हम क्या नाम देते हैं, किशोर व्यवस्था कहते हैं। अगर हम बात कर लें ह्यूमन की, ह्यूमन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, मनुष्य का एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, मनुष्य में जो मैच्योरिटी आती है, मैच्योरिटी का मतलब गेमेट बनाने की अवस्था आती है। फीमेल में लगभग 9 साल के बाद 9 से 11-12 साल के अंदर के देने लगती है, फीमेल एक का निर्माण करने लगती है, और मेल भी 11-12 के अंदर के करने लगता है, एक का निर्माण करने लगता है। तो इससे प्रीवियस जो स्टेज है वो सब क्या कहलाएगी, हमारी किशोर प्रावस्था कहलाएगी। अच्छा, किशोर प्रावस्था में होता क्या है, देखो किशोर प्रावस्था में क्या होता है, बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं, बॉडी मैच्योर होने लगती है, और जितने भी सेक्स ऑर्गन होते हैं उसके क्या होते हैं, धीरे धीरे डेवलप होने लगते हैं ताकि वो गेमेट्स का निर्माण कर सकें। अब हम इसका आगे बारे में डिस्कस करेंगे किस तरीके से कि गेमेट्स का निर्माण होता है मेल में और फीमेल के अंदर। ये नेक्स्ट चैप्टर में है, उसको इसके अंदर मैं आपको समझा दूंगा कि गेमेट्स किस तरीके से बनते हैं। यानी किशोर प्रावस्था उसको बोलेंगे जिसमें गेमेट्स का निर्माण नहीं होता है, बल्कि सेक्सुअल ऑर्गन का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। अच्छा, प्रजनन प्रावस्था किसको बोलेंगे, प्रजनन प्रावस्था को बोलेंगे जिसके अंदर गेमेट्स बनने लगते हैं। यानी गेमेट्स बनेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो सकता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब मेल गेमेट फीमेल गेमेट से मिल सकता है। जब मेल गेमेट फीमेल गेमेट से मिलेगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से क्या बन जाएगा, नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। यानी इसी अवस्था को क्या बोलते हैं, हम प्रजनन प्रावस्था बोलते हैं। यानी गेमेट बनने के बाद की जो गेमेट बनने की बाद की स्टेज को हम क्या बोलते हैं, प्रजनन प्रावस्था कहते हैं। यानी इसके अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म हो जाता है पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है, बहुत तैयार हो जाता है कि वो नए ऑर्गेनिज्म को जन्म दे सके। प्रजनन प्रावस्था। परिपक्व अवस्था क्या होती है, तो ऐसा नहीं होता कि सभी ऑर्गेनिज्म की पूरी जिंदगी भर क्या बनाते रहे, गेमेट्स बनाते रहे। कुछ कंडीशन आती हैं, कुछ एज आती है, एक एज के बाद, एक टाइम के बाद क्या होता है, गेमेट का बनना खत्म हो जाता है। यानी वह स्टेज जिसमें गेमेट का बनना खत्म हो जाए तो उस अवस्था को क्या बोलते हैं, हम परिपक्व अवस्था कहते हैं। जैसे हम ह्यूमन के अंदर बात कर लें, ह्यूमन के अंदर जो 50 साल 45 से 50 साल के बीच में क्या कर देती है, फीमेल एग बनाना बंद कर देती है। यानी 50 से साल के बाद उसका रिप्रोडक्शन जनरली हो जाता है, खत्म हो जाता है। यानी ये स्टेज से कहलाएगी, इसकी परिपक्व अवस्था कहलाएगी। अच्छा, प्रजनन प्रावस्था है, और हम बात कर लेते हैं इसकी प्रजनन प्रावस्था की, ये होता क्या है, हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे प्लांट के अंदर, किस तरीके से पहचानेंगे। तो जनरली हम प्रजनन प्रावस्था को पहचानते हैं फ्लावर के बेस पर। अगर कोई प्लांट फ्लावर दे रहा है तो समझ लो उसके अंदर कौन सी स्टेज स्टार्ट हो गई है, प्रजनन प्रावस्था उसके अंदर स्टार्ट हो गई है, प्रजनन प्रावस्था उसके अंदर स्टार्ट हो गई है। यानी फ्लावर क्या करता है, इंडिकेशन करता है कौन सी स्टेज का, प्रजनन प्रावस्था का इंडिकेशन करता है। अब अगर हम फ्लावर के बेस पर हम प्लांट का क्लासिफिकेशन करें तो फ्लावर के बेस पर जो प्लांट होते हैं 2 तरीके के होते हैं। चलो लिख लेते हैं, पुष्प के आधार पर प्लांट तो 2 तरीके होते हैं। अगर हम पुष्प फ्लावर के आधार पर करें, एक होता है मोनोकार्पिक प्लांट, मोनोकार्पिक प्लांट, ठीक है। मोनोकार्पिक प्लांट क्या होता है ये अभी बताएंगे। और दूसरा होता है हमारा पॉलीकार्पिक
प्लांट। मोनोकार्पिक प्लांट क्या है, पॉलीकार्पिक प्लांट क्या है बताते हैं। तो वो मोनोकार्पिक प्लांट उसको बोलते हैं ऐसे प्लांट जो जिंदगी में केवल एक ही बार फ्लावर देते हैं, अपनी लाइफ टाइम में एक बार ही फ्लावर देते हैं। तो इस तरह के प्लांट को हम क्या बोलते हैं, मोनोकार्पिक प्लांट कहते हैं। इसका एक एग्जांपल है बांस, बम्बू, जिसको जो बोलते हैं हम बम्बू। बम्बू कैसा होता है, मोनोकार्पिक प्लांट होता है। ये लगभग 50 से 100 साल के बाद तो फ्लावर देना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही फ्लावर देगा उसके बाद तुरंत इसकी डेथ हो जाती है। तो जो बम्बू हमारा कैसे प्लांट हो गया, मोनोकार्पिक प्लांट। और पॉलीकार्पिक प्लांट यानी अपनी लाइफ टाइम में ये कई बार फ्लावर देंगे, ठीक है। ऐसे प्लांट को हम क्या बोलेंगे, पॉलीकार्पिक प्लांट। जैसे गुलाब हो गया, गेंदा हो गया या आम हो गया, अपनी लाइफ में ये कई बार अपने फ्लावर देते हैं। अच्छा, पॉलीकार्पिक प्लांट भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा बारहमासी, एक होता है हमारा मौसमी प्लांट। बारहमासी प्लांट किसको बोलेंगे, जो फ्लावर पूरे साल दें, जो फ्लावर पूरे साल दें, तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोलेंगे, बारहमासी प्लांट। और मौसमी प्लांट किसको कहेंगे, मौसमी प्लांट या सीजनल प्लांट किसको कहेंगे, सीजनल प्लांट हम उसको कहेंगे जो केवल एक ही सीजन के अंदर, एक स्पेशल सीजन के अंदर वो क्या करते हैं, अपना फ्लावर देते हैं, अपना फूल देते हैं। इसका एग्जांपल है जैसे मैंगो ट्री, जैसे मैंगो है, मैंगो हर वक्त अपना आम नहीं बनाता, बस गर्मी के मौसम में, जब गर्मी का सीजन आता है, समर का सीजन आता है, तभी वो क्या करता है, फ्लावर देता है, और फ्रूट भी जब ही देता है वो, ठीक है। इसको नोट कर लो।